Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Judiciary, and under this chapter we were discussing the topic Judiciary and Parliament, the conflict which arose between the Parliament and the Executive on the one hand and the Judiciary on the other hand. And in this regard we have seen that the main bone of contention between the judiciary and the parliament was the fundamental right, that is right to property, one of the fundamental rights, that is right to property. And actually it took the form of conflict between fundamental rights and directive principles of state policy, बिकॉज दोनों का जो एम था वो डिफरेंट था. वन, दिस फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, एंड DPS, the directive principles of state policy, they have only moral authority. And the another thing which is very important, that fundamental right is only concerned with the individual. It is for the individual, but the directive principles of state policy is concerned with the whole society. And that was the point. The government, the judiciary and the executive and the parliament was supporting this directive principle of state policy. And it was the opinion of the government कि directive principle of state policy में जो कुछ भी दिया गया है उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें राइट्स को कर्टेल करना होगा. एंड कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड. एंड इसी सब में एक नई चीज़ आ जाती है कि जो पार्लियामेंट होती है वो एक अमेंडमेंट पास करती है. उसमें ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अल्टीमेट पावर है. वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है और उसको गलत नहीं कहा जा सकता है. लेकिन इसको भी चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में. और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट में जो मेन केस बना जिसमें कि इसको चैलेंज किया गया, दैट वाज केशवानंद भारती का केस था जो कि ईयर 1973 था. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं. तो केशवानंद भारती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका जो जजमेंट था वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. केशवानंद भारती case 1973. As I told you in the previous class, in the verdict of this case, the Supreme Court was of the opinion that the Parliament has authority to amend the Constitution, but there are some part of the Constitution which are basic structure of the Constitution, and these basic structures cannot be amended. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है और इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नहीं बदल सकता है. पार्लियामेंट को भी ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदले. एज आई टोल्ड यू, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एक जो बिल्डिंग होती है उसके पिलर्स होते हैं, है ना, जो कि ज़मीन में नीचे वहीं पिलर से ही वो स्टार्ट होता है, फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो जो पिलर्स होते हैं वही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टिका होता है. अगर पिलर्स को हम चेंज कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा. इन द सिमिलर वे, इफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टर्ड, देन द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अल्टर्ड. तो इसलिए कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और उन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नहीं चेंज कर सकता है, इवन द पार्लियामेंट. ठीक है. दूसरी चीज़ जो इसमें कही गई वो ये कहा, और हाँ ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो अभी बता रही हूँ मैं, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया दैट वाज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट. This
basic structure, this term was not used in the constitution. Constitution में कहीं भी ये term use नहीं किया गया है. ये कोर्ट का वर्डिक्ट था. कोर्ट ने इस टर्म को लाया. इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द कोर्ट. कोर्ट ने अपने इनिशिएटिव पे इस टर्म को लाया कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है. ये इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये एक एम्बिगुअस कंडीशन आ गई, एक लैक ऑफ क्लैरिटी हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है. कैन पार्लियामेंट amend any part of the constitution? According to parliament it can amend, but according to judiciary it was the interpretation of the constitution by the judiciary that there are some basic structure of the constitution and these basic structure cannot be changed by the parliament. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस टर्म को नहीं लाया है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको जुडिशरी ने ही इजाद किया है. ठीक है. दूसरी चीज जो इसके इसी वर्डिक्ट से जुड़ी हुई है वो ये थी कि इसमें ये कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है. इट मीन्स कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड दिस राइट टू प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर. वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती है. जो भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है उसमें चेंज वो कर सकती है. एंड राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको चेंज कर सकती है. और जो तीसरी चीज जो कि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट लाइक दैट कि द कोर्ट विल इशू अ लिस्ट of basic structure of the constitution. No, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैटर होगा वो अकॉर्डिंग टू मैटर डिसाइड होगा. इट मीन्स कि ये नहीं है कि पहले से हम एक लिस्ट बना देंगे जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया जाएगा कि दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज विल नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू चेंज ऑल दीज बेसिक स्ट्रक्चर. नो, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. कोर्ट का ये सीधा साधा वर्डिक्ट था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रोविजन आता है या नहीं आता है, दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. जो भी केस मामला बनेगा उसको देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा. और अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि उस मैटर में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इन्वॉल्व है वो बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता. और अगर वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट नहीं मानती है तो उसमें चेंज लाया जा सकता है. तो इस तरह से एक ये जो हम देख रहे हैं कि इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुपीरियरिटी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी. एंड वेन एवर वी आर सेइंग पार्लियामेंट, इट्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. पार्लियामेंट के साथ एग्जीक्यूटिव अपने आप जुड़ा हुआ है बिकॉज पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही एग्जीक्यूटिव फॉर्म करती है. ठीक है, तो पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव अपने आप जुड़ा हुआ है. तो ये जो लड़ाई थी ये दोनों के बीच में थी, एक तरफ जुडिशियरी और दूसरी तरफ पार्लियामेंट प्लस एग्जीक्यूटिव. एंड बाय दिस जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, व्हाट हैपेंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रूव्ड दैट किसकी सुपीरियरिटी है, हु इज सुपीरियर? नीदर द पार्लियामेंट नॉट द जुडिशियरी बट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है. और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन कर रहा है? जुडिशियरी. अमेंड कौन कर रहा है? पार्लियामेंट. बट द पार्लियामेंट इज नॉट हैविंग द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. The judiciary has put some limitations on the power of amendment of the constitution. Judiciary has put some limitations on the power of the parliament regarding amendment of the constitution. तो ये जो लड़ाई चल रही थी जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, इस जजमेंट ने यही कहा कि इससे यही पता चलता है कि जुडिशरी इज मोर पावरफुल, क्योंकि जुडिशरी ने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते हो अमेंडमेंट, क्योंकि जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन का राइट दिया गया है. इंटरप्रिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुडिशरी को दी गई है.
थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसने, हालांकि इस जजमेंट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, लेकिन अगर जुडिशरी और पार्लियामेंट में देखें तो इससे ये पता चलता है कि जुडिशरी सुपीरियर है। बट उसके बाद भी कुछ हुआ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो हुआ, वी हैव डिस्कस दैट अर्लियर। अब हमको उससे रिलेट करना है उन चीज़ों को। हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा था, जजेस का अपॉइंटमेंट। जजेस के अपॉइंटमेंट जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ का देर इज सम काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो क्या होता है कि द प्रेसिडेंट इज देयर हु अपॉइंट्स द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इन दिस अपॉइंटमेंट द प्रेसिडेंट टेक्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट है और इसको फ्री होना चाहिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। सपोज प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के किसी तरह का एडवाइस दे सकता है प्राइम प्रेसिडेंट को, एंड दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द कंट्री। अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI, तो वो कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ही डेट्रीमेंटल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड डेवलप हो गया, ट्रेंड जिसको हम कह सकते हैं, या कस्टम जिसको कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में हम उसको कन्वेंशन कह सकते हैं। हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हुए हैं, है ना। एक कन्वेंशन हमारे यहाँ के डेवलप हो गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, बहुत सारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसी को हम बना देंगे CJI, ठीक है। तो यही जो कन्वेंशन था वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, वही चला आ रहा था। बट इसी ईयर में, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं 1973 में, इसी साल में क्या हुआ कि वो CJI का पोस्ट वैकेंट हो गया। नई बहाली करनी थी CJI के पोस्ट की। कौन करता? प्रेसिडेंट करता। कैसे करता? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करता। प्राइम मिनिस्टर विथ हिज काउंसिल ऑफ हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI। अब क्या ट्रेंड है हमारे यहाँ कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है उनको बना दिया जाएगा वो CJI। बट 1973 में उस समय इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एंड व्हाट वाज डन बाय मिसेस इंदिरा गांधी, दैट she violated that convention। जो सीनियर मोस्ट जज को CJI बनाने का जो कन्वेंशन चला आ रहा था उसको उन्होंने वायलेट कर दिया, और ऊपर के 3 जो सीनियर मोस्ट जज थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को छोड़ के जो चौथा सीनियर मोस्ट जज था, दैट वाज A.N. रे। ठीक है, जो फोर्थ सीनियर मोस्ट जज थे A.N. रे, उनको बना दिया उन्होंने CJI। अब क्यों ऐसा हुआ? आखिर इन 3 जजों को क्यों छोड़ा गया? क्यों नहीं फर्स्ट जो सीनियर मोस्ट थे उनको बनाया गया? फर्स्ट को नहीं तो सेकंड को बना देते, सेकंड को नहीं तो थर्ड, इन तीनों को आखिर क्यों छोड़ा गया? देयर वाज रीजन। व्हाट वाज द रीजन? यही तीनों जो जजेस थे, दे वर द जजेस हु डिलीवर्ड दिस जजमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे कि ये समझ में आया कि जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन द पार्लियामेंट। जिस जजमेंट में ये कहा गया कि द पार्लियामेंट हैज नॉट अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था कहानी इसके पीछे कि फोर्थ सीनियर मोस्ट जज को क्यों उन्होंने बनाया, तीनों को क्यों सुपरसीड करके फोर्थ को बनाया। और इस तरह का जो काम होता है ना, उसके पीछे क्या है, इट वाज लाइक अ पनिशमेंट। जब 3 सीनियर मोस्ट जज को छोड़ के चौथे को बनाया गया तो ये क्या था, एक तरह का पनिशमेंट था इन तीनों जजों को फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, नॉट द जुडिशियरी। आपने जो वर्डिक्ट दिया उस वर्डिक्ट के कारण आप CJI नहीं बन पाओगे। जो चौथा सीनियर मोस्ट जज होगा उसको हमने बना दिया, मतलब द प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। तो ये पूरी जो लड़ाई थी वो पावर की लड़ाई थी, सुपीरियरिटी की लड़ाई थी, सॉवरेनिटी की लड़ाई थी। और इसमें हम तो यही कहेंगे कि 19 से अभी नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स एंड दे आर रियली इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टडी।
कि किस तरह से 1973 के बाद जो सिचुएशंस होते हैं वो कैसे टेंस्ड होते जाते हैं 74, 75 और आखिर 75 के 26 जून को लग जाता है वो इमरजेंसी। और इमरजेंसी जो होता है उसमें पूरा मिसयूज ऑफ पावर होता है बाय द गवर्नमेंट, जबकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और फिर ये ख़त्म होता है जाके 1977 के जनवरी में, और मार्च में इलेक्शन होता है जिसमें कि कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। तो अगर हम देखें तो ये जो लड़ाई थी जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच की, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हुई और अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट में पर मैटर आया। और फिर आगे बढ़ कर के एक तरह से देखें तो इमरजेंसी का सिचुएशन भी जो क्रिएट होता है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है एंड उसका नतीजा होता है कि कांग्रेस हार जाती है। तो अल्टीमेटली हु इज द मोस्ट पावरफुल? पीपल आर द मोस्ट पावरफुल। अगर आप लोगों को इग्नोर करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी इन पावर फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट इलेक्शन में लोग आपको सबक सिखाएंगे, है ना। तो ये है डेमोक्रेसी, हम इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को कहते हैं जनता का शासन। ये पावर है, अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल ओनली। नो वन इज पावरफुल, नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉट द CJI, नो वन इज पावरफुल। हु इज द पावरफुल? पीपल आर द पावरफुल, बिकॉज ये लोग हैं जो गवर्नमेंट को बनाते हैं और गिराते हैं, है ना। तो यही है हमारा पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की जो लड़ाई हुई थी, वो यही चीज़ है, यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इजंट इट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, 44th अमेंडमेंट हुआ। वही जब जनता पार्टी की जब 1977 में वो हार गई ना कांग्रेस, ये सब आपको नहीं पढ़ना है अभी। इलेक्शंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी मतलब ये एक इंसिडेंट है जो कि आप इट इज़ देयर इन योर बुक, बट इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी आपको नहीं पढ़नी है। ये आई जस्ट टोल्ड यू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आप यू शुड नो, ये आपको जानना चाहिए बस, ठीक है। तो 77 में जब इलेक्शन हुआ आफ्टर दिस इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस हार जाती है और एक जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसको हम जनता सरकार के नाम से जानते हैं। तो वो जनता सरकार ने 44th अमेंडमेंट लाया, और 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया। अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट। लीगल राइट है ये, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है ये राइट हमको, बल्कि ये राइट हमें हमारी सरकार दे रही है, ठीक है। और वो जब चाहे तो ले भी सकती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। अब हम ये क्या देखते हैं कि पीछे तो बहुत सारी चीज़ जो हमने डिस्कस किया, बट व्हाट वी फाइंड कि देयर आर सम इश्यूज which still remains a bone of contention between the judiciary and the parliament। आज भी ऐसे मैटर्स अभी कुछ हैं जिन पर कि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं, जैसे एक चीज़ क्या होती है कि वी नो कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको ये पावर दिया गया है कि वो अपने आप को रेगुलेट करेगी। मतलब जैसे लेजिस्लेचर के अंदर जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इनसाइड द लेजिस्लेचर, तो उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? उसको रेगुलेट हाउस खुद करती है। जो स्पीकर होते हैं, जो उनके चेयरमैन होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जुडिशियरी को लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में किसी तरह का इंटरवेंशन करने का राइट है? क्या जुडिशरी पार्लियामेंट के रेगुलेशन में इंटरफेयर कर सकती है? सपोज ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेचर जो है, जो कि पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं,
किसी को पनिश कर रही है, किसी मेंबर को, क्योंकि उसने अपने प्रिविलेज को ब्रीच किया है ना। बहुत सारे प्रिविलेज मिले होते हैं। हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसको फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सके, किसी तरह का उन पर बंधन ना हो, कोई डर ना हो, कोई फेवर की ना सोचे। इसके लिए उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है ताकि वो अपने काम को सही ढंग से कर सके। कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे वहां पर वो जो कुछ भी व्यू रखते हैं उसके बेसिस पर उनके अगेंस्ट कोई भी केस मुकदमा नहीं हो सकता है। उनको बोलने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि वो बोलना ही तो उनका काम है। दे आर देयर ओनली टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं वहां पर लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स, यही सब तो लिखना बोलना है उनको। तो उनको बोलने की पूरी आज़ादी होती है, जिसको हम प्रिविलेज कहते हैं। तो ये हम क्या देखते हैं कि अगर कोई इस प्रिविलेज को ब्रीच करता है, सपोज प्रिविलेज का फ़ायदा उठा करके वो काफ़ी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? जो भी चेयर है ना, जो भी स्पीकर या चेयरमैन है, वो क्या करेगा? उसको, अगर उस पर्सन ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है तो वो उसको पनिश करेगा। ठीक है। अब स्पीकर ने, सपोज करो लोकसभा में मैटर था, लोकसभा के स्पीकर ने किसी मेंबर को पनिश किया, ठीक है, क्योंकि उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया। तो वो पर्सन जिसको कि पनिश किया जा रहा है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्या वो कोर्ट के पास जा सकता है इस बात के अगेंस्ट कि उसको उस पर ये चार्ज लगा है कि उसने अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है और उसके कारण उसको वो हो गया है, उसको पार्टी से उसको हाउस के मेंबरशिप से निकाल दिया गया। तो क्या वो जा सकता है कोर्ट में? इसमें हमने देखा था ना, एंटी डिफेक्शन लॉ भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सपोज कोई जो एमपी है ना, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसको हम डिफेक्शन कहते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। और अब जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ 91st अमेंडमेंट 2003 में हुआ, और उसके बाद से हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही मजबूत बन गया है। और अब ये हो गया है कि अगर जो स्पीकर है वो ये मानता है कि हाँ पर्टिकुलर एमपी ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन की है, तो उसको फिर पार्टी के मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। तो सपोज ऐसा कोई केस आता है पार्लियामेंट में कि स्पीकर ने उसको एमपी से हटा दिया क्योंकि उसने डिफेक्शन किया था, तो क्या वो न्यायालय की शरण ले सकता है? स्पीकर के जजमेंट के अगेंस्ट क्या वो न्यायालय में जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो हाउस है उसको रेगुलेट तो हाउस खुद ही करती है। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो क्या अगर किसी को उसके मेंबरशिप खत्म की जा रही है तो क्या वो कोर्ट की शरण ले सकता है? कोर्ट में क्या वो जा सकता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनसेटल्ड हैं, दे आर स्टिल अनसेटल्ड। अभी भी उनके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अभी भी वो मैटर्स जो एम्बिगुअस है। तो इस तरह में क्या होगा ये क्लियर नहीं है। और इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बनकर के सामने आए। अब एक दूसरी सिचुएशन भी है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो जजेस होते हैं ना, उनके कंडक्ट को हाउस में डिस्कस नहीं किया जा सकता। It will be against the spirit of the constitution. It's not spirit, provision है constitution का, वो constitution के provision के against हो जाएगा। spirit क्या होता है? आत्मा। तो कुछ चीजें जो लिखी हुई नहीं है but still they are a part of the constitution, तब हम कहेंगे कि वो constitution के spirit के against जा रहा है। but यहाँ पर जो हम बात कह रहे हैं कि जो जजेस हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है हाउस में। इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर इज नो नीड टू से कि स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है। इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर
if the parliament is discussing the conduct of the judge. अगर पार्लियामेंट जज के कंडक्ट को डिस्कस कर रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जजेस को इतनी लिबर्टी दी है. तो अब दिस कैन ऑल्सो become a cause of conflict between the two organs. And what we find that in practice there have been several instances where the parliament as well as the state legislature have discussed these things, the functioning of the judiciary. And many times the judiciary also criticized the legislature. It also issued instructions to the legislature कि कैसे उन्हें काम करना चाहिए, what in whatever way they are doing that is not the appropriate way, how they should work. तो ये चीज़ें हो रही हैं और इस तरह में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ये कभी भी एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है. तो जो गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट, इनके बीच की यही प्रॉब्लम है और हम यही कहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों ही ऑर्गन को एक दूसरे के अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जितनी अथॉरिटी हमें जिसने दिया है अथॉरिटी, उसी ने उसको भी अथॉरिटी दिया है. तो दोनों को ही मिलजुल कर और हार्मनी में काम करना चाहिए, है ना. तो हम नाउ वी आर इन द कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूडिंग हम पार्ट में हम हैं, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर. तो हमने यही देखा कि जुडिशरी जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है और इसके बिना हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं बना सकते हैं. और क्या देखते हैं कि जुडिशरी और एक तरफ जुडिशरी और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनके बीच में टाइम टू टाइम कई सारे कंट्रोवर्सीज आए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि इन सब कंट्रोवर्सीज में जुडिशरी जो है उसकी प्रेस्टीज बढ़ी है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ा है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन जुडिशरी को मिला हुआ है वो किसी भी और ऑर्गन को नहीं मिला है ना. बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जुडिशरी से वो अभी बहुत ज़्यादा है. जुडिशरी को भी बहुत सारी चीज़ें करनी अभी बाकी है ना. जब तक लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन जो है वो जुडिशरी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कहा जाए कि मतलब इतने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है लोगों की के बारे में, लाइफ के बारे में, तो जुडिशरी से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और जुडिशरी उसके अकॉर्डिंगली अपने रोल्स को भी प्ले कर रही है. बट साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं. हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. लाइक कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही आराम से छोड़ दिया जाता है. एक्विटल जिसको कहेंगे, एक्विटल क्या हुआ, किसी उन पर कोई चार्ज लगा, केस चला, उनको एक्विट कर दिया गया बहुत इजीली. कई बार ऐसा देखते हैं, जैसे हमने PIL का ही मैटर देखा, अंडर ट्रायल्स, जो कि एक मामूली सा जिन्होंने अपराध किया है और उसके लिए वो सालों से जेल में है अंडर ट्रायल. तो ये चीज़ें हो रही हैं. जो वेल्दी हैं, जो माइटी हैं, उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है. दिक्कत किसे आती है? दिक्कत पुअर पर्सन को आती है. जो पुअर है उनके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाती है. कई बार विटनेस जो होते हैं वो अपने टेस्टिमनी को चेंज कर देते हैं और इसके कारण ये एक बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशन होती है. तो हमारा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम को हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है. बहुत सारे वीकनेस हैं इसके. सबसे इम्पॉर्टेंट वीकनेस तो इसका डिलेइंग का जो काम होता है. कोई भी काम जुडिशरी में जल्दी नहीं होता है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओवरबर्डन्ड है, स्टाफ की कमी है. ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड.
अगर जस्टिस की डिलीवरी में देर होती है तो वो जस्टिस के डिनायल के ही जैसा होता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जुडिशरी जो है वो काफ़ी कुछ कर रही है, और ख़ास करके हमारी जैसे कंट्री में ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ इसने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का भी जो काम है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है। प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीज़न भी ये कर रही है। तो इस तरह से हम यही कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो एक हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेसी in the absence of an independent and impartial judiciary, and that is the need ki judiciary must be independent and impartial in order to make this democracy real. So in this way we have completed this chapter, and now in the next class we will discuss some of the questions from this chapter. Okay.